जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स की एक नई क्लास में। फिजिक्स में दोस्तों आज हमारा टॉपिक होगा ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी के सिद्धांत। तो आज हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, एकदम नया टॉपिक है और आज जो है इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। जीएस में किस तरह जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे और फिर इससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम समझेंगे। तो दोस्तों हमारा टॉपिक क्या है? ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी। ठीक है, ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी, जिसको हम कहेंगे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स, इसको हमको पढ़ना है। आइए देखते हैं कि जीएस में विभिन्न परीक्षाओं में जो है इस टॉपिक से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए कुछ सवालों को हम देखते हैं दोस्तों। चलिए, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। एक विधि है, ऊष्मा स्थानांतरण की एक विधि है संवहन। हम टॉपिक में देखेंगे तो सारी विधियों को क्रम से देखेंगे, उसमें से एक विधि संवहन है। तो हम देखेंगे सवाल क्या पूछा है दोस्तों। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, ठीक है, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, विकल्प में क्या है? ठोस और द्रव में, ठोस और द्रव में। ये हम देखेंगे कि सॉलिड में, लिक्विड में कैसे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, कैसे गैस में होता है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। हम प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठोस और द्रव में, ठोस और निर्वात में, मतलब सॉलिड और वैक्यूम में। पहला ऑप्शन है ठोस और द्रव में, दूसरा ऑप्शन क्या है? ठोस और निर्वात में या वैक्यूम में। तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है? गैस एवं द्रव में, मतलब लिक्विड में या गैस में। और जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है? निर्वात एवं गैस में, निर्वात व गैस में। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। और जो ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आपको पता रहेगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि ऊष्मा में जो है, जो इसका स्थानांतरण होता है वो किस चीज में होता है। हर विधि में अलग अलग जो है प्रक्रिया होती है। मतलब ठोस में अलग प्रक्रिया है, गैस में अलग है, द्रव में अलग है। तो यहां हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों? गैस एवं द्रव में। मतलब जो संवहन होता है दोस्तों, वो जैसे हवाओं में देखा होगा आपने, गर्म हवा फिर जो है ठंडी हवा में बदल जाती है, या ठंडी हवा गर्म हवा में बदल जाती है। ये कैसे होता है? संवहन धाराओं के द्वारा होता है। पानी आपने देखा है किसी बर्तन में उबलते हुए दोस्तों, ऊपर का पानी ठंडा होता है। जैसे आप पानी उबाल रहे हैं पतीले में, तो आप क्या करते हैं? पानी आपने हीट पे रख दिया, तो थोड़ी देर बाद आप जो है अपनी उंगली डाल के चेक करते हैं कि अभी गर्म हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? आप उससे चेक कर पाते हैं कि पूरा पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ। नीचे वाला पानी गर्म होता रहता है और वो क्या करता है? वो संवहन के माध्यम से उसके अणु ऊपर आते रहते हैं, ऊपर के अणु नीचे जाते रहते हैं, उनका स्थान लेते रहते हैं। इस तरह संवहन धाराएं पूरे लिक्विड में, पूरे जल में, उस पात्र में फैलने लगती हैं, जिसकी वजह से पूरा जल गर्म हो जाता है। तो ये द्रव में होता है संवहन के द्वारा। तो हम अभी जो है सारी चालन विधियां पढ़ेंगे, विकिरण पढ़ेंगे, संवहन पढ़ेंगे, तो हमें अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ उत्तर क्या हुआ? गैस और द्रव में संवहन द्वारा होता है, ठोस में चालन द्वारा होता है, निर्वात में विकिरण द्वारा होता है। ये सब चीजें हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए
आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चालन है ठोस के लिए, विकिरण है निर्वात के लिए, और द्रव और गैस के लिए क्या होती है, संवहन विधि होती है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मानव शरीर का तापमान जैसे पूछेगा, मानव स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, अगला जो क्वेश्चन होगा स्वस्थ मनुष्य के, बहुत बार ये पूछा है कि शरीर का तापमान मतलब एक जो नॉर्मल पर्सन होता है उसके जो है बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, औसत तापमान कितना होता है, शरीर का तापमान, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है, ठीक है। तो क्या होगा, उत्तर क्या होगा, जो भी ऑप्शन आए उत्तर होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा दोस्तों, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको अगर एग्जैक्ट, बहुत एग्जैक्ट करें तो क्या कहेंगे, 36.89, 36.89 या 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत एग्जैक्ट है। अगर इसको हम फॉरेनहाइट में चेंज करें, फॉरेनहाइट, ये तो सेल्सियस में है, ये किस में है, सेल्सियस में, सेल्सियस, ये हम पैमाना पढ़ेंगे, सेल्सियस अलग है, इसको सी से निरूपित किया जाता है। और फॉरेनहाइट में अगर देखेंगे तो क्या होगा, फॉरेनहाइट में ये बताएगा 98.4 डिग्री फारेनहाइट, 98 डिग्री 4.4 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। 98.4 डिग्री फारेनहाइट, 98.4 डिग्री फारेनहाइट, ये फारेनहाइट में तापमान होगा। और अगर सेल्सियस में बताना हो तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा। क्लियर हुआ। चलिए, ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान है। तो इसी तरह के सवाल बनते हैं दोस्तों, ठीक है, इसी तरह के सवाल बनते हैं। आइए देखेंगे दोस्तों, टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक देख लिया जाए। आइए सीधे टॉपिक ही पढ़ा जाए, उसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम हीट के बारे में जानेंगे, ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मा या हीट, ठीक है, ऊष्मा या हीट। तो दोस्तों, ये वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। ऊष्मा क्या है, एक एनर्जी है, हीट क्या है, एक एनर्जी है। तो हीट एक ऐसी ऊर्जा है, ऊष्मा एक ऐसी ऊर्जा है जो केवल तापांतर के कारण, मतलब अगर ताप में अंतर होगा तभी, जैसे अगर मान लीजिए यहां बहुत गर्मी पड़ रही है तो यहाँ हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं, ठीक है। तो कहीं पर जहां पर हवाएं भारी होंगी या वहां पर मौसम सामान्य होगा, जैसे आप स्थल और जल के स्थान पर लीजिए, समुद्र के किनारे अगर आप रहते हैं तब आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा। अब जल और स्थल की बात क्या है, जल जो है धीरे गर्म होता है, स्थल जल्दी गर्म होता है। तो होता क्या है, जब दोस्तों स्थल गर्म हो जाएगा तो हवाएं ऊपर उठेंगी गर्म होके, हल्की होके, और जल की जो है ऊपर की हवाएं ठंडी होती हैं अपेक्षाकृत, वो क्या होंगी, वो स्थल का जो है, स्थल की जगह स्थान घेरने के लिए उस तरफ चलने लगेंगी, स्थल की तरफ मूव करने लगेंगी। तो इससे क्या होगा, किस वजह से ऐसी घटना हुई, आपने देखा होगा हवाएं जो है स्थल की तरफ चलने लगती हैं, जो भी समुद्र है उसकी तरफ से। तो ऐसा होता क्यों है, ये केवल इस वजह से होता है ताप में अंतर के कारण, मतलब स्थल का ताप अधिक है तो वहां क्या है, वायुदाब कम हो जाता है, क्योंकि वहां हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। अब उस कम वायुदाब की जगह भरने के लिए जहां पर वायुदाब अधिक है, जहां पर वायुदाब अधिक है, या हवाएं सघन है, या हवाएं भारी है, मतलब समुद्र के ऊपर, वहां से हवाएं स्थल की तरफ चलने लगेंगी। ऐसा संभव क्यों होता है, तापांतर की वजह से, ताप में अंतर होता है इसलिए ऐसा संभव होता है। तो ये जो हीट है, ये तापांतर के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा है, ठीक है, बस इतनी सी बात। तो इसको हम कहेंगे, यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, यह वह ऊर्जा है
जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। क्लियर हुआ? किस वजह से? ताप में अंतर के कारण, तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, या एक एनवायरमेंट से दूसरे एनवायरमेंट। जो हमने उदाहरण दिया आपको स्थल और जल का, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान, वहां भी तापांतर हो रहा है। ये बात आपको समझ में आई? अब ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है दोस्तों, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। एक अन्य मात्रक जो प्रयोग में लाया जाता है, अन्य मात्रक जो प्रयोग में लाया जाता है इसके लिए, ऊष्मा के लिए, वो क्या होता है? कैलोरी होता है। ठीक है, कैलोरी एक अन्य मात्रक है जो ऊष्मा के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, ये हो गया। अब हम देखेंगे ताप। ऊष्मा आपको अच्छे से समझ में आ गई दोस्तों? ये वो एनर्जी है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से स्थानांतरित होती है। ऊष्मा का एसआई मात्रक आपको याद रखना है, जूल है। कैलोरी का भी जो है ऊष्मा के मात्रक की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऊष्मा हमने समझ ली। अब हम समझेंगे दोस्तों ताप। अब हम क्या समझेंगे? ताप, जिसको हम कहेंगे टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब होता है ताप। तो ताप क्या है? वस्तु की वह ऊष्मीय अवस्था है। ऊष्मीय अवस्था मतलब तापीय अवस्था। ठीक है, वस्तु की वह ऊष्मीय अवस्था है जिससे ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है। वस्तु की वह ऊष्मीय अवस्था है, ऊष्मीय अवस्था मतलब गर्म है, टेम्परेचर है उसमें, ऊष्मीय अवस्था है जिसमें, ठीक है, वस्तु की वह ऊष्मीय अवस्था है जिससे ऊष्मा के प्रवाह की दिशा, जिससे ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है। ठीक है, इसमें दिशा की बात कह रहा है। ठीक है, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है। क्लियर हुआ? चलिए, ऊष्मा हमेशा दोस्तों इसलिए कही जाए, देखिए तापांतर आपने देखा, वहां पर भी तापांतर की वजह से स्थानांतरण होता है ऊष्मा का। ठीक है, ऊष्मा का मेन जो है, जो कॉन्सेप्ट क्या है, तापांतर की वजह से स्थानांतरण होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। हीट में क्या है? हीट मतलब ऊष्मा में, यही चीज है। अब यहाँ टेम्परेचर में क्या है? ये उस पदार्थ की वह ऊष्मीय अवस्था है जिसमें क्या होता है? ऊष्मा की दिशा का बोध होता है। मतलब इसमें भी उसी से मिलती जुलती बात है कि ये जो है दिशा बतलाता है कि किस दिशा से किस दिशा की तरफ ये जाएगा। टेम्परेचर यही होता है, किसी चीज का टेम्परेचर कम होता है, किसी चीज का टेम्परेचर अधिक होता है, तो ये दिशा बताता है कि जो है किस टेम्परेचर का किस तरफ जो है डायरेक्शन होगा। अधिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हमेशा जो है ऊष्मा का प्रवाह होता है, हमेशा याद रखिएगा, अधिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ। ठीक है, ऊष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की तरफ मतलब ट्रांसफर होती है। जैसे कोई गर्म चीज है, अगर आपने उसको टच किया, गर्म छड़ है लोहे की, अगर आपने उसको अपने हाथ से टच किया तो वो जो है उसका जो टेम्परेचर है गर्म छड़ का, लोहे की छड़ है कोई, बहुत ज्यादा गर्म ना हो,
मतलब इतनी गर्म हो कि आपका हाथ सह सके। तो अगर आपने उसको पकड़ा तो वो जो ज्यादा उसमें टेम्परेचर है वो ट्रांसफर हो जाएगा आपके कम टेम्परेचर हाथ की तरफ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो टेम्परेचर था वो आपके हाथ की तरफ डाइवर्ट हो गया, यही कहने का मतलब। या अगर आप बहुत ठंडी छड़ पकड़ते हैं, मान लीजिए सर्दी में काफी बर्फ पड़ रही है, ठंडी है, बाहर किसी पार्क में आप बैठे हैं, बेंच पे आपने हाथ रखा, बेंच काफी ठंडी है, तो जब बेंच पे आप हाथ रखेंगे तो आपके शरीर की जो क्या है गर्मी है या शरीर का जो टेम्परेचर है वो किस में जो है डाइवर्ट होगा, किस तरफ डायरेक्शन होगा उसका, वो बेंच में उतर जाएगा, वो बेंच की तरफ बढ़ेगा। इससे क्या होगा? आपके हाथ को ठंडी लगने लगेगी क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ। यही बताने का मतलब है कि अधिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ दिशा रहती है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो ऊष्मा सदैव अधिक ताप से, ऊष्मा सदैव अधिक ताप से, हमेशा अधिक ताप से कम ताप वाली वस्तु, अधिक ताप वाली वस्तु से, वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। ठीक है, स्थानांतरित होती है। अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। समझ में आई बात? क्लियर समझ में आई? बस ये चीज हो गई टेम्परेचर की परिभाषा। ठीक है, अब देखेंगे ताप मापन। अब अगली चीज जो हमको देखनी है वो क्या देखनी है? ताप मापन या टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट, ताप मापन। ताप मापन समझेंगे दोस्तों। ताप मापन, तो ताप की माप किससे की जाती है? ताप की माप, ताप की माप तापमापी से की जाती है, से की जाती है। किससे की जाती है? किससे की जाती है? तापमापी से की जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए विभिन्न तापमापियों में अलग अलग पैमाने प्रयोग में आते हैं। ठीक है, विभिन्न तापमापियों में, विभिन्न तापमापियों में अलग अलग पैमाने प्रयुक्त किए जाते हैं। अलग अलग पैमाने प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ताप की माप किससे की जाती? तापमापी से, अभी हम देखेंगे। और अलग अलग पैमाने प्रयुक्त किए जाते हैं जिसमें दो का आपने उदाहरण देखा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट मनुष्य के, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। उसी को अगर हम सेल्सियस में बदलेंगे तो कितना आएगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अभी आपने दो अलग अलग जो है क्या देखा? अलग अलग पैमानों को देखा। आइए इसको डिटेल में देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, आइए देखते हैं अलग अलग पैमाने। आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले सेल्सियस पैमाना। जो सबसे पहले जो पैमाना है वो क्या है? सेल्सियस पैमाना। कौन सा पैमाना? सेल्सियस पैमाना। अब सेल्सियस पैमाने में क्या है? ताप के सेल्सियस स्केल पर बर्फ का, देखिए जल और बर्फ के आधार पे हम इसका एक मापदंड बनाएंगे। ठीक है, सेल्सियस पैमाने पे क्या होगा?
बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक कितना होगा सेल्सियस पैमाने पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा दोस्तों? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब जो है टेम्परेचर बनेगा तो बर्फ गलने लगती है। ठीक है, बर्फ गलने लगती है, 0 डिग्री पर ये फ्रीज हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? और जल का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जल का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब सेल्सियस पैमाने पे ये दोनों चीज देख लीजिए, बर्फ का गलनांक कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का क्वथनांक कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का क्वथनांक कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हुआ? चलिए, ये हो गया सेल्सियस पैमाना। अब देखेंगे केल्विन पैमाना। कौन सा? केल्विन पैमाना। दूसरा जो पैमाना है वो है केल्विन पैमाना। कौन सा पैमाना? केल्विन पैमाना। ठीक है, अब दोस्तों बर्फ का गलनांक इस पे कितना होगा? अगर केल्विन पे कहा जाए तो बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक केल्विन पे कितना होगा? 273 केल्विन, 273 केल्विन। ठीक है, और जल का क्वथनांक कितना होगा? 100 बढ़ा दीजिए इससे। ठीक है, जल का क्वथनांक कितना होगा? 373 होना चाहिए। ठीक है, कैसे होना चाहिए? क्योंकि आपने देखा था कि जब जो है सेल्सियस में 0 डिग्री था बर्फ का गलनांक, यहां देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ये बराबर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। देखिए बहुत सरल है। इसका मतलब यह हुआ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होगा? ये इतना होगा। ठीक है, मतलब ये इसके बराबर होता है 273 के, यहां 100 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 373 के हो गया। यही बर्फ का गलनांक सेल्सियस में कितना था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। तब केल्विन में कितना है? 273 केल्विन है। और 100 बढ़ा दिया, जैसे इसमें 100 डिग्री बढ़ा दिया सेंटीग्रेड में तो 373 केल्विन हो गया जल का क्वथनांक। बहुत सरल है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, मतलब 0 डिग्री का जो ताप होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो ताप होता है वो केल्विन पैमाने पे 273 के बराबर होता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसी के साथ फ़ारेनहाइट भी देख लेते हैं। यहीं पर जो तीसरा पैमाना है वो है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट जिसको F से हम प्रदर्शित करते हैं। अब इस पे बर्फ का गलनांक कितना हो जाएगा? बर्फ का गलनांक, और हम देखेंगे क्वथनांक किसका? जल का। तो बर्फ का गलनांक इस पे होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा बर्फ का गलनांक। और जल का क्वथनांक कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल का क्वथनांक ये कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ आपको तीनों पैमाने दिख रहे हैं दोस्तों, बहुत आसानी से इनमें अंतर कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक चीज ये समझ में आई कि जो सेंटीग्रेड है वो सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के, मतलब 32 संख्या इसमें जो है ज्यादा है।
0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होता है वो बराबर होता है फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री के, और यही केल्विन में 273 केल्विन के, मतलब केल्विन सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसी आधार पे आप जिनको कैलकुलेट कर लेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप देखिए, यहां पर इसने क्या किया, अगर ये 32 जो है 0 डिग्री के बराबर है तो 100 इसमें जो है बढ़ा देंगे, उतना जो है क्वथनांक हो जाएगा। उतना क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा, उसको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, यहां पर आप सबको जो है एक साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम एक सूत्र निकालना चाहें, अगर हम इनके कंपैरिजन का एक सूत्र निकालना चाहें तो वो सूत्र क्या होगा दोस्तों, वो सूत्र क्या होगा, C/5 बराबर F-32/9। ठीक है, ये होगा सूत्र। ठीक है, C/5 = F-32/9। ठीक है, ये होगा सूत्र, इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी आपको न समझ में आए, बहुत कैलकुलेशन न करना हो तो सीधा समझ लीजिए, सिर्फ बर्फ के गलनांक को आधार बना लीजिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ का गलनांक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है बर्फ का गलनांक है, और 273 केल्विन पे बर्फ का गलनांक है। तीनों एक ही टेम्परेचर है। अब आपको इससे पता चल जाएगा कि जब आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो कितना जोड़ना है, कितना माइनस करना है, आप अंदाजा लगा लेंगे। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 273 केल्विन। ये क्लियर हो गया, एक लाइन में इसको याद कर लीजिए। कहीं भी कोई पैमाने में उलझन हो तो आप इस हिसाब से जोड़ घटा लीजिएगा। ठीक है, तीनों एक बराबर होते हैं। चलिए, ये बात समझ में आ गई, कोई समस्या? चलिए दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे जो हमें देखना है वो देखना है ताप परिवर्तन के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। आइए आगे बढ़ते हैं। ताप परिवर्तन के प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है ताप के परिवर्तन का? ताप परिवर्तन के प्रभाव, ठीक है, आइए देखते हैं। ताप बढ़ाकर ठोस को द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ताप बढ़ाया जाए तो ठोस को द्रव में बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है दोस्तों। सिंपल सा उदाहरण पानी का ही हम ले रहे हैं, जल का उदाहरण आपने देखा ही कि 0 डिग्री पर वो बर्फ है, ठोस है। अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? अब बर्फ को आप फ्रिज से निकालते हैं रूम टेम्परेचर पे, क्या होता है? पिघल के वो द्रव में बदलने लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि ताप बढ़ाने पे ठोस द्रव रूप में चेंज हो सकता है। ठीक, लोहा है, अगर आप इसको बहुत अधिक टेम्परेचर में भट्टी में डालते हैं तो क्या होगा? ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। तभी तो लोहे से बहुत सारी चीजें मन मुताबिक बनाई जाती हैं अलग अलग सांचे में। अगर ऐसा न होता, अगर सॉलिड केवल सॉलिड रहता तो उसे कैसे अलग अलग शेप में चेंज किया जाता है? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ताप बढ़ाकर ठोस को द्रव अवस्था में, और ध्यान दीजिएगा दूसरी बात समझने वाली है। पानी को आप पतीले में उबालते हैं, बॉयल करते हैं, आपने हीट पे रखा, आपने हीट पे जो है पॉट को रखा, उसमें वाटर को आपने हीट किया। अब दोस्तों क्या होगा? पानी बॉयल होने लगेगा। अगर हम सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉयल होने लगेगा। अब इसके बाद मान लीजिए आप बॉयल करते रहते हैं, तो बॉयल होते होते क्या होगा? अगर कंटिन्यू आप बॉयल करते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा पानी जो है
वेपर के रूप में चेंज हो जाएगा, उसका वेपोराइजेशन हो जाएगा और वो गैस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, अब लिक्विड की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हमने ठोस की बात समझाई आपको कि ठोस को द्रव में बदला जा सकता है, सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जा सकता है टेम्परेचर बढ़ा के। अब हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा के लिक्विड को गैस में चेंज किया जा सकता है, टेम्परेचर बढ़ा के लिक्विड को गैस में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो जब पानी को बॉयल करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? लिक्विड गैस में चेंज होगा ना, वेपर में चेंज होगा, वाष्प में चेंज होगा। यही बात कहने का मतलब। इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर को बढ़ा के ठोस को द्रव अवस्था में और द्रव को गैस अवस्था में, तो क्या हुआ? द्रव को गैस अवस्था में बदल सकते हैं ना। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो द्रव को गैस फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। यही ताप परिवर्तन का प्रभाव है। अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? और अब अगर ताप को घटाया जाए, ताप को घटाया जाए, देखिए उल्टा, ताप को घटाया जाए अगर द्रव के मामले में हो, ठीक है, गैस का ताप घटाया जाए तो वो किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम पानी को बॉयल करते हैं और पानी को बॉयल करने के बाद वो किस में बदलता है? गैस में बदलता है, वाष्प में बदलता है और वो गर्म होके ऊपर उठता है। ऊपर जब जैसे जैसे उठता जाता है धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है, फिर बादल के रूप में, जलवाष्प के रूप में वहां रहता है और जब वो ठंडा होता है तो वो बूंदों के रूप में बदल जाता है, फिर से पानी की बूंदों के रूप में बदल जाता है। और पानी की बूंदें जब आपस में मिलती हैं, 2 छोटी बूंद, 4 छोटी बूंद एक दूसरे से मिलती जाती हैं, तो क्या होगा? कंडेंसन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी और बूंदों के भार से वो नीचे गिरने लगती हैं। जब 1 से 2 बूंद बनेगी, 2 से 4 बनेगी, भारी हो जाएगी, गिरने लगेगी। तो गैस जब ठंडी हुई तो बूंद बन गई, तभी गिरी नीचे, पानी के रूप में बरसने लगती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ऊंचाई पे जब बहुत टेम्परेचर गिर जाता है तो वो सीधे पानी के रूप में नहीं, सीधे ओले के रूप में गिरने लगती हैं। ओला कैसे बना? यही गैस जो है ऊपर जाके सबसे पहले पानी की बूंदों में चेंज हुआ, लेकिन अगर टेम्परेचर उससे भी ज्यादा गिर गया तो वो बर्फ के रूप में चेंज हो जाता है और नीचे बर्फ के रूप में गिरने लगता है। इसका मतलब हुआ कि गैस ठंडी होगी तो जल में, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ये बात समझ पाई? चलिए, अब इसी एग्जाम्पल में ये भी हो गया कि अगर लिक्विड का भी टेम्परेचर और कम किया जाए तो क्या होगा? वो सॉलिड में बदल जाएगा, जैसे बर्फ में बदल गया। अलग एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसी में हो गया। मतलब जैसे हमने तापमान बढ़ाने की बात की, वैसे घटाने की बात आप बहुत आसानी से समझिएगा। अगर गैस का तापमान कम हुआ तो पानी की बूंद में, वाष्प का तापमान कम हुआ ऊपर जाके तो पानी की बूंद में चेंज हो गया और नीचे गिरने लगा। इसी तरह अगर और तापमान कम हुआ, जल की बूंदों का तापमान और कम हुआ तो लिक्विड से वो सॉलिड में, यथार्थ बर्फ में बदल गया। ये कहने का मतलब है ताप परिवर्तन के प्रभाव में हम ये समझ रहे हैं कि तापमान बढ़ाने के साथ साथ या तापमान घटाने के साथ साथ पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। पदार्थ की अवस्था में क्या होता है दोस्तों? परिवर्तन होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? पदार्थ की अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है। चलिए, समझ पाया? गलन, गलन देखेंगे हम कि गलन क्या है। ठीक है, मेल्टिंग। ठीक है, गलन मतलब मेल्ट करना या मेल्टिंग को गलन कहते हैं। अब गलन क्या है दोस्तों? वह प्रक्रम है, वह प्रक्रिया है जिसमें गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है। वह प्रक्रम या वह प्रोसेस, वह प्रक्रम जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव में
बदल जाता है, ठीक है। मेल्टिंग, मेल्ट होना, ठीक है, कहते नहीं मेल्ट हो गया, मेल्टिंग। अब देखिए, जिसमें ठोस पदार्थ मतलब सॉलिड जो है, जो चीज सॉलिड है वो किस में बदल जाएगी, लिक्विड में। सॉलिड चीज किस में बदल जाएगी, लिक्विड में बदल जाएगी। गलनांक यही तो हुआ, बर्फ का गलनांक हमने देखा। कहने का मतलब वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पे लिक्विड में चेंज हो जाए। जैसे बर्फ है, बर्फ ठोस पदार्थ है, गर्म करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप फ्रिज से बर्फ को निकालते हैं या जहां पर वो बर्फ जमी है जिस टेम्परेचर में, 0 डिग्री से नीचे ही होगा, अगर आप उसको सामान्य रूम के तापमान पर भी निकालते हैं या गर्म करते हैं या उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये जो बर्फ सॉलिड है वो किस में बदल जाएगी, लिक्विड में। धीरे धीरे आप देखेंगे, अगर आपने बर्फ किसी बर्तन में रखी है, पिघल के पूरी तरह से ऑटोमेटिक वो पानी में बदल जाएगी, द्रव में बदल जाएगी। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, गलन कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, गलन कहलाती है। क्लियर हुआ? गलन का मतलब समझ में आ गया। मेल्टिंग क्या है, वह प्रोसेस है जिसमें ठोस से जो है कोई पदार्थ द्रव में चेंज हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। अलग अलग चीजों के गलनांक अलग अलग होते हैं, ये चीजें आगे हम देखेंगे दोस्तों। क्वथनांक देखेंगे और भी चीजें देखेंगे, पदार्थों की अवस्था में देखेंगे किस तरह परिवर्तन होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है पूरी तरह से चीजें समझ में आई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, ताकि सवाल आप देखेंगे बिना ऑप्शन के आप सही कर देंगे दोस्तों, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। जैसे आपने समझा तापांतर की वजह से क्या होता है, तापांतर की वजह से ही जो है ताप परिवर्तन होता है। आपने हीट देखा, हीट क्या है, एक एनर्जी है जो क्या होती है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। टेम्परेचर में क्या देखा, तापांतर के कारण वो दिशा निर्धारित होती है कि किधर से किधर तापमान जाएगा। हमेशा अधिक तापमान से कम तापमान की वस्तुओं की तरफ जो है टेम्परेचर मूव करता है, ये भी आपने देखा। क्वथनांक समझा आपने पैमानों का तुलनात्मक अध्ययन देखा कि सेल्सियस पे, केल्विन पे और फ़ारेनहाइट पे क्या जो है बर्फ का गलनांक या पानी का क्वथनांक कैसा होता है, सबका आपने तुलनात्मक अध्ययन भी देखा और इस चीज को समझा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। कोई समस्या है तो आप कमेंट में लिखें और बाकी चीजें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।